इंडिया ने अपनी बातों को इतनी अच्छे से रखा, ये एक मतलब अच्छे दिमाग की, एक इंटेलिजेंट दिमाग की बहुत बड़ी पहचान है। यहां एक बात और अच्छे से निकल कर आई, और जो विशेष रूप से ऐसा छात्र वर्ग है जो तैयारियों में है, जो किसी इंटरव्यू की तैयारी में है या कहीं पर भी अपनी बातें रख रहा हो, वो इस बात पर बहुत फोकस करे। यहां पर जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात मेंशन करी है, और बात क्या है, यहां पर इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों माना जाए कि दुनिया में कोई देश, ये बिल्कुल वैसे है कि आइदर ऑन माई वे और नो वे, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन होते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी कि वेस्ट के केस में अगर कोई ये माने, पश्चिमी देशों के केस में अगर कोई ये माने कि कोई देश एंटी वेस्ट होगा या फिर वेस्ट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई देश नॉन वेस्ट हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि या तो आप पश्चिमी देशों के साथ हैं या उनके विरोध में हैं। दुनिया में हमेशा दो धड़े देखने की परिपाटी रही है। दो धड़ों में हमेशा रशिया वर्सेस यूएस चलता रहा। रशिया जब टूटा 1991 में और धीरे धीरे वो सारा अटेंशन चाइना खींचने लगा, तो चाइना वर्सेस अमेरिका होने लगा, और रशिया और चाइना एक खड़े हो गए तो फिर से दो ध्रुव बनने लग गए। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम एंटी वेस्ट क्यों कहलाएं, हम पश्चिम विरोधी नहीं हैं, हम नॉन वेस्ट हैं। यानी कि हम पश्चिम के साथ नहीं, पश्चिम में नहीं हैं, लेकिन हम अपने हितों की रखवाली तो जानते हैं ना। हमारे वेस्ट के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, हम रिश्तों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो इनकी बात है, ये कोई पहली बार नहीं है। आपने पहले भी बहुत बार धमाके किए हैं। आपने पहले भी पाकिस्तान को लपेटा था जब यह पूछा गया था कि आप पाकिस्तान को टेररिज्म का एपिसेंटर कहते हैं। तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो ये उनको वहीं ग्रिल कर दिए, कहने लगे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कहा है, मैं दोबारा कह देता हूं, इट्स एपिसेंटर, और मैं इससे ज्यादा और हार्श वर्ड भी यूज कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा भी बुरा बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है। जिस देश में सरकारी संरक्षण में सेना के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके टेररिस्ट दूसरे देश की संसद पर हमला करने चले आते हैं, इससे ज्यादा खुलेआम और क्या तरीका हो सकता है? तो जयशंकर साहब ने दुनिया को भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लैरिटी के साथ बताना शुरू कर दिया है कि हां ऐसा है तो है, और आपको ये सुनना भी पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसे नजारे रहे हैं। तो भारत के जयशंकर साहब का जैसे ही ये स्टैंड आया, तुरंत सुर्खियां बनने लगा, लोगों ने ट्वीट्स लेने शुरू कर दिए, इनकी सारी बातें की, तो लोग लिखना शुरू कर दिए कि इफ आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू शुड बी एडमायरर टू मी, नॉट क्रिटिसाइजिंग मी। ये आने वाले समय में एक डायलॉग बन जाएगा। लोग आने वाले समय में इसका मल्टीपल टाइम यूज करेंगे विद डिफरेंट फ्रेजेस और विद डिफरेंट व्हाट यू कैन से कि कंडीशंस के साथ साथ लोग इसका उपयोग करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जयशंकर साहब भी लौटकर आए तो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये अपनी यात्रा का वृतांत पूरा एक शॉर्ट वीडियो में बताते हैं। आपने पूरा जर्मनी की यात्रा को अपने वीडियो के अंदर समाहित करके डाला कि 16 से 18 फरवरी के बीच में यहाँ था, यहाँ पर ये जो हॉफ करके होटल है, श्री हॉफ करके होटल, इसके अंदर मीटिंग थी, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर ये बात इन्होंने बोली, विदेश मंत्री जो अमेरिका के यहाँ पर थे इनके सामने बोली। तो देखिए, ये सारी बातें वो हैं जिससे दुनिया भारत के बारे में व्यू बनाती है, पॉइंट्स बनाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप में से कई लोग ये लगेंगे कि ये केवल बयानबाजी ही तो है, इस बयानबाजी का क्या महत्व है? नहीं साहब, जिन लोगों के सामने दी जा रही है ये बयानबाजी, वो छोटे लोग नहीं हैं। बयानबाजी मीडिया के सामने, अपोजिशन पार्टीज के सामने दी जा सकती है, मतलब देना तो वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन आप वर्ल्ड फोरम में खड़े हैं, वहां पर आपके साथ में बैठे हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, सामने बैठे हुए हैं चीन के विदेश मंत्री, मंच पर जर्मनी का विदेश मंत्री साथ बैठा हुआ है, और आप अपनी बातें खुलकर रख रहे हैं। यानी कि आप साफ उनसे ये क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इससे भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदलता है। अब आप में से कुछ लोग संभवतः ये सवाल करेंगे, नजरिया बदलने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। जैसे आज हमारे दिमाग में बहुत से देश ऐसे हैं जो हमसे छोटी इकोनॉमी है, हमसे कम सक्षम है, लेकिन उनके प्रति मन में ऐसा भाव है कि यार ये लोग बड़े स्ट्रांग प्रकार के हैं, राष्ट्रभक्ति इनके अंदर बहुत बड़े लेवल की है, ये लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल हमसे बहुत छोटा है, बहुत छोटी इकोनॉमी भी है, और हमसे बहुत ही कम संसाधनों के साथ वो दुनिया में अपने वक्तव्यों के कारण, अपने दुनिया में लिए गए स्टैंड के कारण चर्चा का विषय बना रहता है।
और भी कोई देश, चाहे आप अफ्रीका के तरफ से उठाएं, साउथ अफ्रीका उठाएं, ब्राजील उठाएं, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने स्टैंड के कारण सुर्खियों में रहे हैं। चाहे फिर साउथ कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, ये वो देश हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी बातें खुलकर रखी हैं। ये नहीं कि आपको जो पसंद है वही बात करेंगे, जो आपको दिखे वही बन के हम रहेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो भारत ने हमेशा से, मतलब इन दिनों में जो ये इस परिवर्तन किया है, ये दुनिया को भारत के नए रूप के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि भारत को सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार है, और ऐसी की स्थिति हमने रशिया यूक्रेन जंग के बाद देखी है और हमने खुद से ये चीजें प्रोड्यूस की हैं। ये बार बार मंचों पर कहते रहे हैं कि वेस्ट ने पाकिस्तान को वेपन देने की शुरुआत से प्रेफरेंस दी, हमारी तुलना में हमने कुछ नहीं कहा। ऐसी स्थिति में रूस से भारत फ्यूल खरीदने की बजाय यूरोप को देख रहा है। हमने अपना स्टैंड बनाया है। और साथियों, यह प्रमाण है कि हमने $84 बिलियन का अक्टूबर महीने के अंदर तेल खरीदा है, जो कि कई टाइम्स ज्यादा है लास्ट टाइम की तुलना में। यही तो कारण है जयशंकर साहब के सम्मान में खुद पुतिन अपना प्रोटोकॉल तोड़कर मिलने चले आते हैं। यानी कि उन्हें भारत जैसा मित्र कहां मिलेगा और जयशंकर साहब जैसा प्रवक्ता कहां मिलेगा जो भारत रूस संबंधों की इतनी जबरदस्त तरीके से व्याख्या करता हो। आपको याद होगा पिछले महीने हमने ये सेशन किया था दिसंबर के अंदर, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पुतिन ने भारत के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा था। जयशंकर साहब से मिलने के लिए उन्होंने अपने जो नियम है वो तोड़ करके मुलाकात की थी और उसमें भारत के लिए, भारत के पक्ष में कुछ बातें भी कही थी। ऐसी स्थिति में जयशंकर साहब जहां जहां जा रहे हैं भारत को लेकर के एक अलग इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उन्हीं की याद में अगर आप पुराने इतिहास को खोजें कि कौन सी ऐसी बातें हुई हैं, तो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से हिदायत दी थी कि अच्छा पड़ोसी बनकर रहो, अपने आप को साफ करो तो संभव है कि आपके लिए कुछ बात करें। यूएन में इनसे एक पत्रकार ने ऐसे सवाल पूछ लिया था कि सर ये बताइए कि आप पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि वो टेररिस्ट स्टेट है, कब आप लोगों के बीच में रिश्ते सामान्य होंगे? तो बोले जब पाकिस्तान चाहेगा तब सामान्य होंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? टेररिज्म वो फैला रहे हैं। तो अपने वन स्टॉप आंसर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमने इन सब पर कहीं ना कहीं सेशंस आप लोगों के साथ साझा किए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जयशंकर साहब से काफी सारे प्रश्न पूछे गए, जिसमें यह पूछा गया कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट क्यों करते हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि भाई क्यों ना करें, आप रशिया वाले से, यूरोप वाले हमसे कहीं ज्यादा तेल और गैस मंगाते हैं, भारत से यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि भारत तेल मंगा रहा है? हम अपने हित सोच रहे हैं, तुम अपने हित सोचिए। ऐसे ही मतलब हर चीज में बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं जिन पर हमने कहीं ना कहीं अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला इन पर सेशंस किए हुए हैं, आप जाकर के उन्हें देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेशंस हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से पहले भी कोट किए हैं, तो अभी तो केवल रेफरेंस में हमने बताया है। तो वेस्ट का क्रिटिसिज्म क्यों है भारत को लेकर के? तो निश्चित ही भारत एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पश्चिम को यह बात तो अखरने वाली ही है। वेस्ट भी बड़ा ही मतलब अनोइंग प्रकार की हरकत कर रहा है। मतलब उन्हें यह बात खुशी दे रही है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल नहीं मंगा रहे, हम इंडिया से तेल मंगा रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छा है। बोले इससे क्या फायदा है? बोले इससे फायदा यह है कि रूस पैसे वाला नहीं बन रहा है, भारत पैसे वाला बन रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत होगी। यही कारण है कि भारत $37 बिलियन का तेल मंगा चुका है और अमेरिका को भी हम यही से साफ किया हुआ तेल बेच दे रहे हैं। भारत लंबे रूट से तेल मंगा रहा है, बढ़िया से तेल अपना बेच रहा है, तो हमारे बीच भी बढ़िया इनके साथ चल ही रहा है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में फिलहाल चर्चा यह भी चल रही है कि रशिया के साथ तो हम अभी लॉन्ग टर्म डील करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी रिफाइनरीज के लिए लंबे समय तक वहां से तेल मंगाते रहेंगे। क्या इस सिक्योरिटी डायलॉग में भारत का ही चर्चा था? क्या कोई और चर्चा नहीं थी? क्या नहीं थी भाई। युद्ध की बात चल रही हो, रशिया यूक्रेन की चर्चा ना हो, ये तो खैर संभव है ही नहीं, क्योंकि 2022 से अब तीसरे साल में एंट्री कर गया है युद्ध। लेकिन यहां पर इजराइल की बात भी आई, और जब देखिए म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है तो युद्ध से रिलेटेड बातें होंगी, तो युद्ध से रिलेटेड बात में यहां इजराइल को लेकर के भी बात हुई। और ऐसी स्थिति में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से एक और महत्वपूर्ण बिंदु बोल दिया। और वो क्या बोल दिया? भारत ने साफ कह दिया कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी इजराइल के ऊपर, जो हमास की घटना हुई थी, वो एक आतंकी घटना थी। आपको ध्यान होगा कि भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं वो भारत से कई बार कह चुके हैं कि आप उसे, हमास को आतंकवादी डिक्लेयर करिए। हमने आतंकवादी भले ही उसने डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन हम इस घटना को आतंकवाद बताए कि नहीं, जो इजराइल पर हुआ वो आतंकवादी घटना थी, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हमने फिलिस्तीन के लिए भी अपनी बात बहुत अच्छे से यहां पर रखी और क्या कहा कि फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के प्रति बहुत सावधान इजराइल को रहना चाहिए और मानवीय कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व है। तीसरी बात फिर कही, यानी इजराइल से कहा कि फिलिस्तीन को लेकर केयरफुल रहें। तीसरी बात यह कही
कि भाई दुनिया को यह तय करना चाहिए कि जो बंधक फिलिस्तीन के पास इजराइल के हैं उनकी वापसी सुनिश्चित हो। वहीं चौथी बात फिलिस्तीन के लिए कही कि मानवीय गलियारे की जरूरत है। मानवीय गलियारा मतलब क्या है? आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ था, भारत ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए रेड क्रॉस की मदद से जब लोग निकाले थे, तो यह तय किया गया था कि इस समय पर कोई गोलीबारी नहीं होगी। फिर हमने अपने लोग बाहर निकाले थे, उसे मानवीय गलियारा कहा गया। एग्जैक्टली ऐसे ही इनके केस में कहा गया कि फिलिस्तीन में मानवीय गलियारा बनाया जाए ताकि जो लोग वहां से कहीं और जाना चाहें वो बाकायदा वहां से निकल सकें। कुछ इस तरह की भी यहां पर मतलब अपनी तरफ से भारत की तरफ से मतलब प्रस्ताव दिया गया। कहने का मतलब साफ है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन में दोनों का को एग्जिस्टेंस, जिसे टू स्टेट थ्योरी कहते हैं, उसको चाहता है और ऐसी स्थिति में आतंकवाद के प्रति भी जीरो टॉलरेंस रखता है। ये बातें हमने यहां पर साफ साफ कही। एक और वाकया यहां पर घटित हुआ और वो क्या था? चीन के विदेश मंत्री जो वांग वी हैं वो भी यहां पर प्रेजेंट थे। जैसा मैंने आपसे कहा अंतरराष्ट्रीय मंच है तो होंगे ही, बड़ा मंच है। तो ऐसी स्थिति में वांग वी जब जयशंकर साहब से मिले तो वो नजारा भी देखने लायक था। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई टेबल टॉक नहीं हुई, लेकिन आप मंच से उतर करके एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पाकिस्तान के केस में होता है। पाकिस्तान के केस में तो यह तक तय किया जाता है कि पाकिस्तान वाले दूसरा रास्ता लेंगे, इंडिया वाले दूसरा रास्ता लेंगे, दोनों की नजरें भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर बकायदा वांग वी के साथ में आपकी जो भी बात हुई, चाहे यही बात हुई और भाई साहब कैसे हो, खाना पीना सही लगा कि नहीं लगा, आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, खुश रहिए, फलाना फलाना टाइप से। लेकिन जो भी था, कुल मिलाकर के यहां जो भी हुआ होगा, इन दोनों के बीच में एक हम्बल जेस्चर हो जाना भी यह दर्शाता है कि ये दोनों देश सूझबूझ के साथ आगे चल रहे हैं। दुनिया के सामने ऐसे नहीं दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे टाइप्स।